सो लेट स्टार्ट नाउ। देखो बेटे, लास्ट डे हमने SN1 और SN2 रिएक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जाना था और हमने देखा कि SN2 रिएक्शन जो है दैट प्रोसीड्स बाय द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये बात आपको समझ में आ गई थी बच्चों सभी कोई को कि SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स बाय द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्लियर है बेटे? हेलो, आर यू देयर एवरीवन? मेरी आवाज जा रही है बच्चों? यस सर। ओके, तो आपको ये क्लियर है कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। और ये बताइए कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है? जब SN1 रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसमें क्या होता है? What happens upon the completion of SN1 reaction? सर रेसिमिक मिक्सचर। Racemic mixture, very good. And the process is called racemization, है ना? यस सर। तो सभी कोई समझ रहे हैं इस बात को? सो Yes, इन sir. केस ऑफ SN1 रिएक्शन क्यों रेसेमाइजेशन होता है? तो आपने जाना था कि SN1 रिएक्शन इज ए टू स्टेप रिएक्शन। द फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन व्हेन द हेलाइड ग्रुप और द यू कैन से क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन जब उसको छोड़कर लीव करके निकलते हैं तो वहां क्या होता है? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और जो कार्बोकेटायन बेटे हमने देखा था वो आपको sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम था, जिस कारण से जो शेप है कार्बोकेटायन का वो प्लेनर शेप था। और प्लेनर शेप होने के कारण क्या हो रहा था? व्हाट वाज हैपनिंग ड्यू टू द प्लेनर शेप ऑफ द कार्बोकेटायन? जो कार्बोकेटायन का शेप था वो प्लेनर था, इस कारण से जो आपके कमिंग न्यूक्लियोफाइल था वो न्यूक्लियोफाइल आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से, यानी कि इधर से भी और इधर से, दोनों तरफ से इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ अटैक कर सकता था। और इस कारण से जो है आपको डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों तरह के कंपाउंड इक्वल अमाउंट में बनते थे। एंड दैट्स व्हाई क्या हो रहा था वहां पर कि 50% जो है दोनों इनएंसोमर्स का फॉर्मेशन होता था। और इस कारण से अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द SN1 रिएक्शन इन प्रोटिक सॉल्वेंट व्हाट हैपेंड? ओके, द रेसेमाइजेशन अकर्स। सो आपने ये दो बात पढ़ा था कि SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स बाय रेसेमाइजेशन, the completion of the reaction occurs and it produce the racemic mixture. But in case of SN2 reaction the inversion of configuration takes place. तो ये दो बातें आप लोगों ने जो था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन में पढ़ाई किया था। अब आइए बेटे, आज हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। तो बच्चों हम लोग जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। तो देखो बेटा, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दो रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो है आप देखिए क्या हो रहा है कि चाहे SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन हो, उसमें क्या होता है? इन बोथ द केसेस न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिएक्ट करता है आपको अल्काइल हेलाइड से, रिएक्ट करता है। और इस रिएक्शन में ये हैलोजन ग्रुप लीव कर देता है और न्यूक्लियोफाइल जाकर के अल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाता है। ये आपने पढ़ा है। सो जब जाकर के न्यूक्लियोफाइल अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, सो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट आता है दैट इज आर न्यूक्लियोफाइल प्लस हेलाइड आयन। तो ये आपने अभी तक पढ़ाई किया है कि दिस रिएक्शन अकर्स इन बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो SN1
या SN2, दोनों ही के केस में ये प्रोसेस फिनोमिना होता है। अब देखो बेटे, हमने जो है यहां पर जाना था कि इन SN2 reaction, in SN2 reaction, what are the factors controlling the reaction? Factors controlling the reaction. So पहला फैक्टर जो है वो सॉल्वेंट का है कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। तो इस केस में सॉल्वेंट नॉन पोलर और यू कैन से अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। दूसरा फैक्टर क्या है बेटा? जो दूसरा फैक्टर है कंट्रोलिंग द SN2 रिएक्शन, दैट वाज बेसिकली द स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या होता है? ओके, तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे दो फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, दो फैक्टर जो कि कंट्रोल करते हैं आपके SN2 रिएक्शन को। वन वाज द सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट में क्या हो रहा है आपका नॉन पोलर और एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता था। कैसा सॉल्वेंट यूज होता था? नॉन पोलर, दैट इज अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। दूसरा फैक्टर क्या है? स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस कहां से आता है? स्टीयरिक हिंड्रेंस जो है बेटे, दैट इज ड्यू टू द बल्की ग्रुप अटैच्ड टू द अल्काइल हैलाइड। ओके, जैसा कि आपने एग्जांपल देखा था कि अगर मैं यहां पर ऐसे ले लूं, मान लो CH3 C2H5 Cl, अगर इस तरह से मैं कंसीडर करता हूं बेटे, तो देख लो ये जो कार्बन एटम है जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन एटम के साथ तीन बल्की ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये 3 डिग्री कार्बन है। ये कैसा कार्बन है? 3 डिग्री, और यू कैन से टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और 3 डिग्री कार्बन। तो इस कार्बन के चारों तरफ देखो बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो दीज 3 ग्रुप्स आर वेरी हेवी। तो जो न्यूक्लियोफाइल आपका इस पे अटैक करेगा वो क्या करेगा? इनएक्सेसिबल हो जाएगा। इन ACCESIBLE, इनएक्सेसिबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इनएक्सेसिबल? क्योंकि जो बल्की ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल को आसानी से कार्बन एटम के ऊपर अटैक नहीं करने देगा। ये बात आप समझ रहे हैं बेटा? तो चूंकि आसानी से अटैक नहीं करने देगा, तो ये जो 3 डिग्री कार्बन वाला है, 3 डिग्री कार्बन जो है वो आपको SN2 रिएक्शन आसानी से नहीं कर पाएगा। ये बात समझ रहे हैं? जो 3 डिग्री कार्बन वाला जो आपका अल्काइल हैलाइड है, दैट कैन नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन very significantly, so the negligible amount of reaction will take place. So स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण जो है आपका रिएक्शन रेट कंट्रोल होता है। तो क्या होगा? हायर या मोर द स्टीयरिक हिंड्रेंस, मोर द स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस है ना। स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा कब होगा? जब बड़े बड़े बल्की ग्रुप अटैच्ड होंगे उस कार्बन एटम पे जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। तो उस केस में क्या होगा बेटे? मोर द स्टीयरिक हिंड्रेंस, लेस विल बी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, लेस विल बी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 reaction. More the steric hindrance, less will be the reactivity towards the SN2 reaction. ये बात समझ में आ गया सभी को? सभी को आ रहा है बेटा ये बात समझ में? यस सर। चलिए, Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड। आइए अब थर्ड पॉइंट पे जानते हैं जो कि रिएक्शन रेट को कंट्रोल करेगा। थर्ड पॉइंट है लिविंग ग्रुप, है ना। पहला हो गया सॉल्वेंट, दूसरा हो गया स्टीयरिक हिंड्रेंस, तीसरा हो गया
लिविंग ग्रुप। सो बच्चों लिविंग ग्रुप जो है वो भी आपको जो है इफेक्ट करेगा। देखो जो ग्रुप जितनी आसानी से कार्बन एटम को लीव कर पाएगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है? सो यू कैन सी दैट हियर द हेलाइड आयन इज द लिविंग ग्रुप। सो हेलाइड आयन इज लिविंग ग्रुप। ठीक है बेटा। अब देखो लिविंग ग्रुप अगर है, हेलाइड आयन अगर लिविंग ग्रुप है तो क्या होगा उस केस में? अगर हेलाइड आयन लिविंग ग्रुप है तो उस केस में क्या होगा जरा सोचिए। कोई भी, जैसे यहां पर आपका अल्काइल हेलाइड है, तो अल्काइल हेलाइड है तो हेलाइड आयन क्यों छोड़कर जाना चाहेगा अल्काइल ग्रुप को, है ना? मान लीजिए कि आप, हेलो हाँ कोई क्वेश्चन सर पूछना वीक चाहते हैं? रितिका बेटा सर कोई वीक क्वेश्चन? बॉन्ड बन जाएगा ना। हाँ बॉन्ड की बात है, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, है ना? वहां पर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनो ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि आप किसी जगह रहते हैं, है ना? आप किसी घर में, मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं, है ना? और आपके घर के आसपास एक कोई ऐसा जो है डॉन टाइप का आदमी है और वो आपको आपके घर से निकालना चाहता है ना? तो आप कब निकलेंगे? मान लीजिए कि जो डॉन टाइप का आदमी आपको आपके घर से निकालना चाहता है, आप उससे ज्यादा बड़े डॉन हैं, तो क्या आप अपने घर से निकलेंगे? नो सर। बिल्कुल नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप ज्यादा बड़े डॉन हैं, आप उसको डरा सकते हैं, आप नहीं निकलेंगे, है ना? लेकिन अगर आप सीधे आदमी हैं तो आप जल्दी निकल सकते हैं, है ना? तो देख लो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप जो होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो वो लिविंग ग्रुप को आसानी से रिलीव कर पाएगा, है ना? उसको हटा पाएगा। एक तो फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर आप ये सुनिए कि अगर मान लो आपके घर के सामने जो डॉन है वो आता है और आपको कहता है कि जिस घर में आप रह रहे हो उस घर से ज्यादा बड़ा घर, ज्यादा अच्छा घर, ज्यादा अच्छे लोकेलिटी में मैं आपको एक घर दूंगा जहां आप ज्यादा अच्छे से रह सकते हैं, बस आप मुझे अपना घर दे दो। तो ऑब्वियस सी बात है, खुशी की बात है ना कि एक तो हमें अच्छा घर दे रहा है, प्लस जो है डॉन वाले इलाके से निकल जाएंगे, हमें तंग भी नहीं करेगा, तो भी हम जा सकते हैं। यानी कि हमें क्या हुआ, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया जहां हम ज्यादा बेटर तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। तो लिविंग ग्रुप के साथ भी वैसा ही कुछ होता है। यदि ये जो लिविंग ग्रुप है एक्स, अगर ये लिविंग ग्रुप ज्यादा आसानी से रिलीज हो सकता है ना? अगर ये कम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो ज्यादा आसानी से रिलीज हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर ये लिविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल हो जाए, ओके, लिविंग ग्रुप जो बनेगा वो क्या बनेगा? लिविंग ग्रुप जो है बनाएगा हेलाइड आयन। देखिए तो जो हेलाइड आयन बन रहा है वो हेलाइड आयन अगर बेटे ज्यादा स्टेबल होगा तो वो ज्यादा आसानी से रिलीज हो सकता है, लेकिन अगर कम स्टेबल होगा तो वो उतनी आसानी से रिलीज नहीं होगा। अब जरा हम जानते हैं कि हेलाइड आयन कौन कौन से होते हैं। हेलाइड आयन क्या क्या बनेगा? क्लोराइड आयन अगर आपका अल्काइल क्लोराइड है, और क्या बनेगा? ब्रोमाइड आयन अगर अल्काइल ब्रोमाइड है, और क्या बनेगा? आयोडाइड आयन बनेगा यदि वो अल्काइल आयोडाइड है। ठीक है बेटे, तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि हेलाइड आयन जो यहाँ निकल रहा है वो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन है। अब जरा सोचो, ओके, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्लोराइड आयन का साइज छोटा होता है, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमीन उससे बड़ा है, और आयोडीन जो है वो सबसे बड़ा है। तो छोटे पे जो है 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज, यहाँ पर बड़े आयन पे 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज है। ये आपका क्लोराइड हो गया, ये ब्रोमाइड हो गया, और ये आयोडाइड हो गया। आयोडाइड आयन जो है वो ज्यादा बड़ा है और उस पे 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज है। तो जरा सोचो कि जो आयन बड़े साइज का होगा, जो आयन बेटे बड़े साइज का होगा, उस पे चार्ज क्या होगा? ज्यादा डिस्पर्स होगा, ज्यादा डिस्पर्स्ड अमाउंट में चार्ज होगा। तो चार्ज जहां ज्यादा रीजन में फैला होगा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पर रिपल्सन कम होगा चार्ज के बीच में। ये बात क्लियर है?
समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। यस सर। क्लोरीन जो है बेटे, वेरी गुड, क्लोरीन जो है वो छोटा साइज है। क्लोरीन के बाद नीचे आता है ब्रोमीन पीरियोडिक टेबल में, उसका साइज बड़ा है। उसके बाद आयोडीन आता है, उसका साइज सबसे बड़ा है। तो आप क्या देखोगे कि जो ज्यादा बड़ा साइज का है आपका आयन, उस पे उतना ही चार्ज जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो ज्यादा वॉल्यूम में डिस्पर्स होगा। और अगर ज्यादा वॉल्यूम में डिस्पर्स होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के निगेटिव चार्जेज के बीच में जो रिपल्सन होगा वो कम होगा। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि वो चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा, है ना, बेटर स्टेबलाइजेशन होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल आपका आयोडाइड आयन होगा, है ना। उसके बाद ब्रोमाइड होगा और सबसे कम स्टेबल जो होगा वो क्लोराइड होगा। यानी कि अगर आप अल्काइल क्लोराइड लेते हैं तो अल्काइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी कंपेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड, और उसकी रिएक्टिविटी जो होगी कम होगी कंपेयर टू अल्काइल आयोडाइड। तो आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम आपका ब्रोमाइड का, और सबसे कम जो होगा वो क्लोराइड की रिएक्टिविटी होगी। और अगर फ्लोराइड है तो उसकी और भी कम रिएक्टिविटी होगी, ना के बराबर। ओके, क्योंकि फ्लोराइड आयन बहुत ही छोटे साइज का हो जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो फ्लोराइड आयन जो है वो बिल्कुल छोटे साइज का हो जाएगा। सो दैट इज फ्लोराइड आयन। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो होगा वो आपको किस पे डिपेंड करेगा? लिविंग ग्रुप पे। और लिविंग ग्रुप कौन है? हेलाइड आयन है। सो इट विल डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द हेलाइड आयन, है ना। so more the stability of living halide ion, more the stability of the living halide ion, greater will be the reactivity. Greater will be the रिएक्टिविटी। ठीक है बेटे, तो ये सारे पॉइंट्स आप चलिए नोट कर लो बच्चों, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट। तो अब हम लोग उसमें रिएक्टिविटी का सीक्वेंस मेंशन कर लेंगे SN2 रिएक्शन में। जल्दी से करिए बेटे, कम ऑन, कंप्लीट योर नोट विद इन 2 मिनट्स। एवरीबॉडी कंप्लीट योर नोट विद इन 2 मिनट। नोट कंप्लीट करो बेटे जल्दी से। हो गया बेटा? इज द नोट कंप्लीट नाउ? तो देखो स्टेरिक हिंड्रेंस वाले में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाएगा थोड़ा यहाँ मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस में जो आ जाएगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा मिथाइल, है ना, मिथाइल हेलाइड का। मिथाइल हेलाइड में क्या हो जाता है आपका? देखो मिथाइल हेलाइड में आपका हो जाता है, क्या हो जाता है मिथाइल हेलाइड में? CH3X। तो कार्बन के चारों तरफ छोटे छोटे हाइड्रोजन है ना। कैसा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
और X, तो ये छोटे छोटे हाइड्रोजन है, तो यहाँ नेग्लिजिबल स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यानी कि आसानी से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मिथाइल हैलाइड की होगी, M इज रिप्रेजेंटिंग द मिथाइल। उसके बाद क्या होगा, 1 डिग्री का होगा, है ना। 1 डिग्री के बाद किसका होगा रिएक्टिविटी, 2 डिग्री का होगा, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसका होगा, 3 डिग्री, यानी कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ओके, और मिथाइल की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी। सो यू कैन से इट हैज अ वेरी वेरी हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 reaction. Then 1 degree have lower reactivity towards SN2 reaction, 2 degree have further lower reactivity towards SN2 reaction, and 3 degree have very negligible reactivity towards SN2 reaction. ये बात clear है बेटा? Come on, tell me, is this clear to everyone? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, यहाँ पर लिविंग ग्रुप में अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप दैट इज हैलाइड आयन, ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी। तो बेटा यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा आयोडाइड में होगा, क्योंकि आयोडीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, उसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा होगी, तो आयोडाइड आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आप स्टेबिलिटी का जो है लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख लीजिएगा। ओके, इस स्टेटमेंट के नीचे कि आयोडाइड का जो है यानी कि आर आई की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, किससे, आर बी आर से, और इससे भी ज्यादा होगी आर, इससे कम होगी आरसीएल की, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगी आर एफ की, यानी कि फ्लोराइड आयन। ओके, अल्काइल फ्लोराइड। तो ये जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसके लिए होगा, ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है मैंने लास्ट में लिखा है, इस सेंटेंस के नीचे लिख लीजिएगा। दिस विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। हैलाइड में आपने अलग अलग हैलोजन ग्रुप को देखा, ठीक है बेटे। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्लियर है सभी को लिविंग ग्रुप पे? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब देखो बेटा, यहाँ तक चीजों को आप समझ रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये हमने SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर जाना। अब हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन का, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, कम ऑन, कंप्लीट दिस नोट। इज इट कंप्लीट फॉर एवरीवन? इज इट कंप्लीट फॉर एवरीवन? Yes, sir. Okay, very good. Now order of reactivity in SN1. We will see order of reactivity in SN1 reaction.
So we will also simultaneously look into the factors affecting the reactivity in case of SN1 reaction. है ना बेटे? So again the first factor will be the solvent. Okay? तो जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि SN1 रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट, तो बताएंगे बच्चों किस तरह का सॉल्वेंट जरूरी होता है SN1 रिएक्शन के लिए? बोलो बेटे। पोलर सॉल्वेंट, हाँ पोलर सर a polar solvent, very good. Polar is protic solvent, okay? Polar solvent or you can say protic solvent. तो बहुत अच्छी बात, polar or you can say protic solvent means आप क्या कहेंगे कि जो SN1 रिएक्शन है it is carried out in protic solvent. Protic is polar solvent, okay? So it is carried out in polar solvent. Polar solvent तो किस में होता है ये? पोलर सॉल्वेंट में होता है. सो इट इज इन पोलर सॉल्वेंट. सो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन पोलर सॉल्वेंट. लिख लीजिएगा, ओके? पोलर सॉल्वेंट. दूसरा आपका बेटा क्या आ जाएगा? दूसरा अब जो है स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है. स्टेरिक हिंड्रेंस इज नॉट अ फैक्टर, बी केयरफुल. इस बात को दिमाग में रख लीजिए, हम लोग नोट में लिख लेंगे. स्टेरिक हिंड्रेंस इज नॉट अ फैक्टर इन SN1 रिएक्शन. यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन होता है जैसा कि आपने पढ़ा है, जिसमें कि पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. तो बेटे जो कार्बोकेटायन बन रहा है, अगर कार्बोकेटायन बन गया तो उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा. किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. जो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा. क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि SN1 रिएक्शन के केस में जो पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, लेट अस टॉक अबाउट दैट. स्टेप 1 व्हिच इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. R प्लस इज कार्बोकेटायन. तो कार्बोकेटायन का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा, जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है उस पे हम लोग ध्यान देते हैं कि जो कार्बोकेटायन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो किस तरह से होता है? RX. और पोलर सॉल्वेंट लेते हैं आप, पोलर सॉल्वेंट. So what happens? It gives you R plus X minus. ये आता है. तो जो R प्लस बना है, देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है एंड दिस इज अ स्लो स्टेप. ये कैसा है? स्लो स्टेप. दिस इज द स्लो स्टेप, सो इट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. सिंस इट इज द स्लो स्टेप, सो इट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. ठीक है बेटा? तो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप. सेकंड स्टेप जो है अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल इज अ वेरी फास्ट स्टेप. तो उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, इसलिए SN1 रिएक्शन है. क्योंकि सिंगल आपका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, दैट इज अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे ही ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. अब सामने देखो बेटा, जो यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है ये स्लो स्टेप है, लेकिन अगर ये स्टेप जितना ज्यादा फास्ट होगा, है ना, ये स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन का स्टेप जितना ज्यादा फास्ट होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा. तो बेटा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन फास्ट कब होगा? जरा सोचिए आप लोग, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन फास्ट कब होगा? ओके, ये बात दिमाग में जा रहा है. कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन फास्ट तब होगा जब कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा. इज इट क्लियर? So the rate of reaction will depend on the stability of carbocation. So here the second point is stability of carbocation. Stability of carbocation. ठीक है बेटा?
तो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पे जो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो जो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन दैट इज R प्लस की स्टेबिलिटी पे आपका डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो आप जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, and 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation, and 1 degree carbocation is more stable than methyl carbocation, है ना बेटा। तो क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है दैट इज मोर देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा 1 डिग्री कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है होता है, और उससे भी कम होता है आपको मिथाइल कार्बोकेटायन। एम किसके लिए है, एम कार्बोकेटायन दैट इज CH3+ की बात कर रहे हैं, मिथाइल कार्बोकेटायन, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी, है ना, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज मिथाइल। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, देयरफॉर आपका जो होगा, देयरफॉर यहाँ 3 डिग्री RX जो होगा वो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स किसके लेंगे, टुवर्ड्स SN1 क्या हो जाएगा बेटे, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 क्या हो जाएगा, 3 डिग्री का ज्यादा होगा कंपेयर टू 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एंड दैट विल बी मोर देन यू कैन से 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एंड दैट विल बी मोर देन मिथाइल हैलाइड, है ना। इसको 3 डिग्री को आप क्या कहते हैं, टर्शियरी भी कहते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का सबसे ज्यादा होगा, देन आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का होगा, फिर आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का होगा, और सबसे कम किसका होगा, मिथाइल हैलाइड का सबसे कम रिएक्टिविटी होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ये बात क्लियर है सभी को बेटा, क्लियर है, कम ऑन टेल मी। Yes sir. ओके, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने जाना कि सॉल्वेंट पहला इफेक्ट करता है कि सॉल्वेंट पोलर या प्रोटिक होना चाहिए तभी SN1 होगा। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन लिस्ट स्टेबल इज मिथाइल। तो यहाँ जो इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, तो वेरी लेस, है ना। ये इसके मिथाइल की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स किसके SN1 दैट विल बी वेरी लेस। तो डबल आप लगा सकते हैं, डबल आप लेस देन साइन लगा सकते हैं, वेरी लेस देन अदर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ना के बराबर मिथाइल हैलाइड जो है वो ना के बराबर SN1 रिएक्शन करेगा, है ना, बहुत कम करेगा, नेग्लिजिबल। अब आइए तीसरा फैक्टर, देखो बेटा फिर से, अब देखो इस रिएक्शन पे दोबारा से ध्यान दीजिए। जब आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन सामने रखो, यहाँ ध्यान दो, लास्ट में लिखना कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन में हेल्प कौन करेगा, लिविंग ग्रुप भी हेल्प करेगा। लिविंग ग्रुप जितनी आसानी से लीव कर सकेगा, लिविंग ग्रुप जितनी आसानी से लीव कर सकेगा उतनी आसानी से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ भी आप क्या देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, यानी कि जो हेलाइड आयन फॉर्म हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड आयन जो है, ओके, उसके ऊपर भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। और स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड आयन का सीक्वेंस वही होगा जो SN2 में था, दैट इज आयोडाइड का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। तो बेटा यहाँ आप रिएक्शन के ऑर्डर को आप समझ सकते हैं। थर्ड में स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग
ग्रुप। तो स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप, मोर विल बी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 ऑल्सो। ओके, तो बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप जो होगा, इट इज अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग इन द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 एज वेल एज SN1, है ना। तो इसको ध्यान से समझो। प्रोवाइडेड कि जो अल्काइल ग्रुप आप ले रहे हैं वो सेम ले रहे हैं फॉर डिफरेंट हेलाइड आयन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा कि आयोडाइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ब्रोमाइड आयन की स्टेबिलिटी से, और ये ज्यादा होता है क्लोराइड आयन की स्टेबिलिटी से, और सबसे कम स्टेबल होता है फ्लोराइड आयन। तो फ्लोराइड आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। क्योंकि फ्लोराइड आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम है, तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइड आयन की स्टेबिलिटी सबसे कम होने के कारण जो है ये आपका SN1 रिएक्शन भी ना के बराबर करेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा RI, फिर आपका RBr, फिर RCl एंड वेरी वेरी लेस RF। सो दिस इज सेम एज दिस इज, यहां आप क्या देखेंगे, ये वाला जो है क्या था, अपोजिट टू SN2, और ये वाला जो है ये क्या हो गया, सेम एज SN2, क्योंकि हेलाइड आयन की स्टेबिलिटी, लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी दोनों ही जगह SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों को सपोर्ट करेगा। इसीलिए आपको अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी SN1 और SN2 दोनों में सबसे ज्यादा होगी और फ्लोराइड की सबसे कम ना के बराबर होगी। ठीक है बेटे, ये बात समझ गया आप लोग, क्लियर है सभी को, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो प्लीज कंप्लीट योर नोट नाउ, अपने नोट को कंप्लीट कर लो बेटा, कंप्लीट कर लीजिए इसको अच्छे से समझ के। किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है मन में, आई कैन एक्सप्लेन इट वंस अगेन। ओके, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रीली, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है पूछ लो। चलो बेटा, आप लोग सब कोई नोट कंप्लीट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी विल मूव टू द अनदर कॉन्सेप्ट। वी हैव डिस्कस इन ग्रेट डिटेल द SN1 एंड SN2 रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने उसके रिएक्शन क्या होता है जाना, मैकेनिज्म जाना, फिर हमने उसके जो है स्टेरियोकेमिस्ट्री को जाना, हमने कायरल कार्बन के बारे में जाना, इनेंशियोमर्स के बारे में जाना, हमने इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रेसेमाइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा, और फाइनली हमने रिएक्टिविटी ऑफ द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के बारे में जाना। अब देखो यहाँ पे जो भी है डिफरेंसेज SN1 और SN2 में वो आपको क्लियर है। ओके बेटे, SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन पोलर सॉल्वेंट, whereas SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। SN1 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्टिविटी देखो, और SN2 रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है अलग अलग होता है, अपोजिट होता है। दूसरा, SN1 रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, SN2 रिएक्शन क्या करता है, वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है ना। SN1 रिएक्शन जो है, SN1 रिएक्शन जो है वो आपको टू स्टेप रिएक्शन है, जिसमें पहला स्टेप फास्ट स्टेप है, दूसरा जो है अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, सेकंड स्टेप पहला स्टेप स्लो स्टेप है, वेरी स्लो स्टेप, और दूसरा स्टेप जो है अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल वो फास्ट स्टेप है, अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटायन। बट SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वहां सिंगल स्टेप में होता है, वहां पर आपको इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है ना, 5 बॉन्ड वाले इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जहां पर स्लोली आपको जो है न्यूक्लियोफाइल अटैच होता रहता है कार्बन से, और लिविंग ग्रुप दैट इज हेलाइड आयन स्लोली लीव करता रहता है साइमल्टेनियसली। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। इसको आप लोग खुद करके दीजिएगा। ओके, सो दैट आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लो,
mention the similarity and differences. ओके, स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी एक डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? SN2 रिएक्शन इज फॉलोड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड SN1 रिएक्शन इज कंप्लीटेड विद द प्रोसेस ऑफ रेसेमाइजेशन. है ना? ये सारे पॉइंट्स आप लोग मेंशन करेंगे. मेंशन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन SN2 and SN1 रिएक्शन. तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप होमवर्क में मुझे करके आप लोग सेंड करोगे. यू विल मेंशन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन SN2 एंड SN1 रिएक्शन. कर लोगे बेटा? कर लेंगे सभी कोई? कैन यू मेंशन द? Yes, sir. वेरी गुड बच्चों. तो आप सभी कोई इसको जरूर कर लीजिएगा. चलिए अब इसको पहले नोट कर लो और उसके बाद लास्ट में आप जो है होमवर्क का क्वेश्चन नोट कर लो. फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. आपका SN1 SN2 आज कंप्लीट हो गया. तो इस क्वेश्चन को आप लास्ट में एज अ होमवर्क नोट कर लीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंप्लीट योर नोट. मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, तब तक आप लोग नोट कंप्लीट करके रखो. इज द नोट कंप्लीट? नोट सभी का कंप्लीट है बेटे? Completed, sir. वेरी गुड. सो आई एम मूविंग अहेड नाउ. मैं इसको अब इस टॉपिक को ओवर कर रहा हूं. आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके तो चलिए अब हमारा ये चैप्टर बहुत कम बचा है. सो आई थिंक बाय द नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर विल बी ओवर. सो लेट्स मूव अहेड नाउ.
आइए तो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स नो अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके बेटा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है बेसिकली व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन, यू विल सी दैट कि यहां पर एक हाइड्रोजन एटम और एक हेलोजन एटम वो एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट मतलब क्या होगा, अल्काइल हैलाइड से रिमूव हो जाता है, और उसके रिमूवल होने के कारण क्या बनेगा, जो बॉन्ड वो छोड़ करके जाएगा तो वहां से वहां पर जो बॉन्ड बनेगा ना, बेसिकली क्या होगा कि वहां से जो बॉन्ड बनता है, तो वहां से जो बॉन्ड बनेगा बेटा, एक तो आपको हाइड्रोजन जो है H+ रिलीज होगा, छोड़ेगा, दूसरा क्या छोड़ेगा, हेलाइड आयन। तो जब उनके छोड़ने के बाद जो है वहां पर दो कार्बन एटम जो एडजेसेंट कार्बन होंगे उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड, एंड यू विल ऑब्टेन अल्कीन। सो व्हाट यू ऑब्टेन फ्रॉम द एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्कीन इज ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्कीन, ALKENE, अल्कीन। देखते हैं कैसे होता है। अल्कीन इज obtained by the elimination reaction of alkyl halide. So alkene is obtained by the elimination reaction of alkyl halide. तो चलो बेटा अब इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें होता क्या है। बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको मैंने दिया है। यहाँ पर बिफोर गोइंग टू द एलिमिनेशन रिएक्शन मैं एक बेसिक टर्म आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज अल्फा कार्बन एटम एंड बीटा कार्बन एटम। ये क्या होता है समझो, अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एंड बीटा, अल्फा कार्बन एंड बीटा, बीटा कार्बन एटम। ओके, सो बीटा अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन एटम। सो वी विल सी बीटा कार्बन एटम्स। तो ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन एटम्स क्या होते हैं ये पहले समझते हैं हम लोग। देखो बेटा मैं एक अल्काइल हैलाइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। बड़ा सिंपल सा अल्काइल हैलाइड हम लोग कंसीडर यहां पर करेंगे, दैट इज सपोज करो C3H7Cl, ये हमने कंसीडर किया C3H7Cl। ओके, C3H7Cl इसको कंसीडर करते हैं। तो जरा देखो इसका मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं,
है ना, बल्कि 2 इसमें हो जाएंगे। कौन कौन सा हो जाएगा? सी हाइड्रोजन, 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 सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और बेटा यहाँ आ गया क्लोरीन। तो एक तो ये होगा आपका, है ना, ये आपका क्या है? क्लोरोप्रोपेन है। तो इसमें एक तो ये स्ट्रक्चर होगा आपका नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन, और दूसरा जो हो जाएगा आपका सेकेंड वाला देख लो, वो आपका ये आ जाएगा H C H H C H H। तो यहाँ H, अब यहाँ एक Cl कर दो, है ना, और यहाँ क्या कर दोगे? C H H और H, ये बन गया ना बेटा। तो ये 2 आपके क्लोरोप्रोपेन हो सकते हैं, है ना। दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन एंड दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देखो बेटा, इन दोनों को ध्यान से देखिए आप लोग। जिस कार्बन एटम से क्लोरीन जुड़ा होगा, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, जिस कार्बन एटम से क्लोरीन एडेड होगा, जिस कार्बन एटम से क्लोरीन एडेड होगा, वो आपका उस पार्टिकुलर कंपाउंड में अल्फा कार्बन के नाम से जाना जाएगा। ये बात क्लियर हुआ बेटा? सभी को क्लियर है मेरे बच्चों? बताइए, इज इट क्लियर कि सर अल्फा एक बार कार्बन क्या रिपीट होगा? कीजिए। ओके, तो जिस कार्बन सर, एटम से क्लोरीन यानी कि हेलोजन एटम जुड़ा होगा, वो आपका अल्फा कार्बन होगा। तो बेटा यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, दिस इज योर अल्फा कार्बन। सो I will be just a minute. Let me correct the camera. चलिए सामने ध्यान देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जिस कार्बन एटम से क्लोरीन एडेड है, वो आपका बेटा अल्फा कार्बन एटम है, यानी कि ये वाला जो कार्बन एटम है, दिस विल बी अल्फा कार्बन, दिस विल बी कॉल्ड अल्फा कार्बन। और यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम विल बी कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन क्लियर है? अब समझिए बीटा कार्बन कौन सा होता है? अल्फा कार्बन के जस्ट एडजेसेंट, अल्फा कार्बन के बाद इमीडिएट जो कार्बन एटम होगा, उसे हम क्या कहेंगे? बीटा कार्बन एटम कहेंगे। तो यहाँ देखो बेटे, अल्फा कार्बन एटम ये वाला हो गया, इसके एडजेसेंट सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम है। सो दिस कार्बन एटम विल बी कॉल्ड बीटा कार्बन एटम। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड में आते हैं बच्चों, तो इस कंपाउंड में आप देखोगे कि ये वाला कार्बन एटम तो अल्फा कार्बन एटम हो गया, लेकिन अल्फा कार्बन एटम के एडजेसेंट में 2 कार्बन एटम है ना। अल्फा की इमीडिएट विसिनिटी में एक ये भी कार्बन है, तो ये भी बीटा हो जाएगा। लेट इट बी बीटा 1, दिस इज बीटा 1 एंड दिस इज अनदर बीटा कार्बन एटम, लेट इट बी बीटा 2। लेकिन इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे, तो जैसा बीटा 1 है वैसा बीटा 2 है, तो दोनों जगह से सेम ही तरह का बीटा कार्बन आपको दिख रहा है ना। लेकिन हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जहां पे बीटा 1 और बीटा 2 अलग अलग कार्बन एटम हो सकते हैं, है ना। उनका स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं अगर ब्यूटेन लेता हूं, तो ब्यूटेन में देख लो क्या हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूं CH3, ध्यान देना सभी कोई, CH3 CH2 CH Cl CH3। तो बेटे यहाँ पे आप बताइए, कम ऑन टेल मी, ये वाला कार्बन कैसा होगा? अल्फा होगा या बीटा होगा? अल्फा अल्फा। कार्बन सर। अल्फा होगा। वेरी गुड, दिस विल बी अल्फा, क्योंकि इससे हेलाइड आयन, क्लोरीन आयन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बीटा कौन होगा? क्या ये बीटा होगा? उसके यस सर। तो ये बीटा होगा। लेट अस कॉल दैट दिस इज बीटा 1। ये भी बीटा होगा,
दिस इज Yes, sir. बीटा Beta टू। 2. लेकिन अब बीटा 1 और बीटा 2 यहाँ पर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? जरा सामने ध्यान दीजिए, इस बीटा में कितने एक और कार्बन है हाइड्रोजन सर। जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। इस बीटा में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3. और इसमें 2 हाइड्रोजन और इसमें 3 हाइड्रोजन, है ना। अब ये देखो, ये जो बीटा है इससे कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? एक कार्बन इधर, एक कार्बन एक इधर। कार्बन। ये 2 डिग्री है और ये जो है ये 1 डिग्री है 1 ना। degree है। तो जो बीटा कार्बन है वो डिफरेंट है ना, वो डिफरेंट है। तो किसी कंपाउंड में डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा कार्बन भी हो सकते हैं। यहाँ जो हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे बीटा कार्बन सेम जैसा है। ये बात क्लियर हुआ? सो आई थिंक every student can understand what do we mean by alpha carbon and beta carbon, and beta carbon can be of different type। ये बातें सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसको नोट कर लो बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, सभी कोई नोट करो। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा, आयुष का आ रहा है। हाँ, मेरा वीडियो आ रहा है अब? यस सर। ओके, चलिए देखिए बेटे, है ना, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। नोट हो गया बेटा सभी का? ओके, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लो बच्चे। Yes, sir. हो गया सर। ओके, सभी का हो गया? इज एनीवन लेफ्ट? कोई अगर बचा है तो प्लीज रिप्लाई करो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। Yes, sir. आगे बढ़िए सर अब। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखो मेरे बच्चों, अभी हमने अल्फा और बीटा कार्बन के बारे में समझा। अब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन में देखिए, ध्यान दीजिएगा आपको, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली अल्फा और बीटा कार्बन एटम को कंसीडर करूं, क्योंकि उन्हीं पे रिएक्शन होते हैं, तो ये हेलोजन हो गया। तो हेलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, दिस इज अल्फा कार्बन एटम, और उसके बगल में जो कार्बन एटम हो जाएगा दैट विल बी द बीटा कार्बन एटम। तो इन दोनों कार्बन एटम को हम लोग देख रहे हैं। अब बीटा कार्बन एटम जो है बेटा, इस बीटा कार्बन एटम से अटैच्ड एक हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करिए। अगर बीटा कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम नहीं है तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। इस बात को दिमाग में रखो, जिस बीटा कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम नहीं होगा वहां एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एटम जो है
एक होना जरूरी है, उसके बाद बाकी दो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हाइड्रोजन हो भी सकता है, हाइड्रोजन नहीं भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन एंड दिस इज योर बीटा कार्बन। तो यहाँ हो गया। क्या होता है इस रिएक्शन में, समझो जो बेस है, suppose that there is a base or nucleophile, there is a base, nucleophile is also basic in character, क्योंकि उसके पास क्या होता है नेचर, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल इज बेसिक इन कैरेक्टर, सो आइदर यू कैन से अ बेस और यू कैन से अ न्यूक्लियोफाइल। सो बेस क्या चाहता है, बेस चाहता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, प्रोटॉन को लेना चाहता है ना, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन। तो ये जो बेस है वो क्या करेगा, बेस या न्यूक्लियोफाइल जो भी कहिए, ये आपको इस हाइड्रोजन पे, बीटा कार्बन वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ठीक है, बेस क्या करेगा बेटे, बीटा कार्बन वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और इस हाइड्रोजन को अपने साथ उड़ा करके ये ले जाएगा। तो क्या बना देगा ये बना देगा BH, है ना, ये बन जाएगा। ओके, तो BH बन जाएगा, बेस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ गए, तो ये हो गया। अब क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा कि जब ये बेस इस पे अटैक करेगा तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को छोड़ देगा, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को छोड़ देगा, और यहाँ पर ये निगेटिव आ जाएगा। ये क्या देगा आपको, ये कुछ ऐसा आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना, ये माइनस हो गया क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ दिया, और फिर यहाँ क्या है, यहाँ पर आपका जो है X हो गया। ओके, और इसमें जो भी बॉन्ड होंगे होगा, है ना। तो अब क्या होगा, देखो बेटा, ये जो है अब माइनस हो गया, तो ये क्या करेगा, ये आपको, सॉरी, ये आपको, है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ गई ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको क्या करेगा, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो ये हैलोजन जो है आसानी से निकल जाएगा। और जब हैलोजन निकल जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये आपको कुछ ऐसा बनाएगा। देखो बहुत फास्टली हो रहा है ये सब, है ना, स्लो प्रोसेस नहीं है। एक बार अगर हो गया तो उसके बाद बेस में अटैक कर दिया, उसके बाद का प्रोसेस स्लो नहीं है। तो यहाँ हो गया माइनस, और यहाँ इसको बॉन्ड को इधर दिखा दो, ये हो गया प्लस, ऐसा बन गया। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये यहाँ बॉन्ड बना देगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली जो है आप देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटा। यानी कि ये अल्फा कार्बन हो गया और बीटा कार्बन। तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसका मतलब ये क्या हो गया, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है ये मैकेनिज्म, सभी को क्लियर है? बताइए ना सर, ये हाँ बेटा, मतलब सेकंड वाला जो उसके बाद वाला सर बताइए ना। बिल्कुल बताऊंगा। चलो ठीक है, देखो सामने ध्यान दो सभी को, मैं शुरू से डिस्क्राइब कर रहा हूं, नजर रखिएगा। क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल या बेस कहो एक ही चीज है, बेस या न्यूक्लियोफाइल ने इस बार कहां अटैक किया है, कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, SN1 और SN2 होता है। लेकिन इस बार बेस ने कार्बन पे अटैक ना करके जो है बीटा कार्बन, देख रहे हो जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे अटैक ना करके बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक किया है ना। तो अगर बीटा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, बेस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। तो जब ये फॉर्मेशन होगा तो हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये हाइड्रोजन H+ निकलेगा, H+ और B- दोनों मिलकर BH बॉन्ड बना देंगे, बेस जो भी होगा B, है ना। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए बेस का, मैं मान लेता हूं कि OH-, तो OH- अगर अटैक करेगा
तो H प्लस और OH माइनस मिल करके क्या बनाएंगे, H2O बना देंगे। ये एग्जाम्पल समझिए। ओके, तो ये काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद चूंकि H प्लस निकल गया तो इसने बॉन्ड को छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, इस कार्बन एटम पे निगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव। आ गया बेटा, ये बात क्लियर यस है। सर। तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर देना चाहेगा, है ना। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इस पे चार्ज एक्सेस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को इधर पुल पुश करना चाहेगा। तो इस कारण से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है हेलोजन, जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, हेलोजन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, सो इट विल टेक इट्स शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से ये X माइनस बनाकर बाहर निकल जाएगा। तो X माइनस बना करके बाहर निकल जाएगा। तो जब X माइनस बनाकर यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं चाहूँ तो X माइनस भी साथ में लिख दूं, है ना। इस स्टेप में क्या हो रहा है, दिस प्लस X माइनस, तो हेलोजन बाहर निकल गया इस स्टेप में। अब जब हेलोजन बाहर निकल गया तो क्या हो गया, ये बॉन्ड लेकर के तो हेलोजन भाग गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बच गया, है ना। तो ये पॉजिटिव Yes, sir. चार्ज और निगेटिव चार्ज हो गया बेटे। तो थर्ड स्टेप में अब ये निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है निगेटिव चार्ज के फॉर्म में, उसको दोनों कार्बन ने, अल्फा कार्बन ने और बीटा कार्बन ने शेयर कर लिया, और जब ये दोनों शेयर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन। समझ रहे हो बेटा, तो Yes, sir. अल्कीन बन गया। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को लिखिए, ये कब हो रहा है, अल्कोहलिक, है ना। जनरली हम लोग कभी इसको करते हैं अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक सॉल्यूशन KOH में, अल्कोहलिक AlCO, है ना, अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर जो आपका बेस है, बेस इज बेसिकली व्हाट इट इज OH माइनस, दिस इज द मोस्ट कॉमन बेस विच इज यूज्ड। ओके बेटा, तो अल्कोहलिक KOH, तो ये यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो अब क्लियर है मैकेनिज्म, Yes, sir. चलिए ठीक है। सो प्लीज म्यूट योर माइक एंड कंप्लीट योर नोट, फिर मैं इसको और आगे बताता हूं, है ना। कम ऑन, डू इट। चलिए सभी को इसको कर लीजिए। कंप्लीटेड। यस सर। ओके बेटे, अब जरा इस रिएक्शन पे एक बार फिर से नजर डालिए। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो इस रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड आपने लिया था, उस अल्काइल हैलाइड के बीटा कार्बन एटम पे नजर डालिए। बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन उड़ जा रहा है और अल्फा कार्बन एटम से हेलोजन उड़ जा रहा है। यानी कि कौन कौन आपका एलिमिनेट हो गया, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया बीटा कार्बन एटम से, और हेलोजन एलिमिनेट हो गया अल्फा कार्बन एटम से। यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का एलिमिनेशन हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन।
डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। समझ में आया नाम, क्यों इसका नाम पड़ा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन? इज इट क्लियर? डी मतलब कि खत्म जो है वो निकल जा रहा है बाहर, है ना, एलिमिनेट हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है, तो डी उसके लिए यूज होता है, डिटैच के लिए। तो डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन इज डिटैचिंग फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, एंड हेलो मींस halogen is also detaching from the alkyl halide. So this is dehydrohalogenation reaction. So both are getting detached, and after that finally alkene is formed. So this is dehydrohalogenation elimination reaction. Clear है ये? Clear है बेटे? Yes, sir. ओके, वेरी गुड बच्चों। तो ये बात आप समझ रहे हैं। अब जो है यहाँ पर हम लोग इस क्लास को आज यहीं पे रोक दें। Should we end this class here? Yes, तो sir. आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन होगा तो विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड विच विल बी द माइनर प्रोडक्ट, व्हाट इज द रूल गवर्निंग द कंसंट्रेशन ऑफ द मेजर एंड द माइनर प्रोडक्ट, वो सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड वी विल आल्सो सर इस हाँ बोलो। एंटी मार्को और मार्को निको रूल यूज होता है। हाँ बेटा, उन सभी चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस पे जाएंगे, और उसके बाद फिर उस डिस्कशन के बाद हम लोग रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड देखेंगे, है ना। अराइल हैलाइड की रिएक्शन देखेंगे, और ये भी जानेंगे कि अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं कर पाता है। ओके बेटा, तो बहुत Yes, सारी sir. चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। So till that time, I am going to end this class. Thank you very much. Have a nice थैंक day. यू सर। Thank you, Thank Thank sir. you, sir. Thank you, bete.